हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आशु वर्मा और आज हम लोग अपने कैपेसिटर का थर्ड लेक्चर पढ़ने वाले हैं। 2 लेक्चर अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। तो अगर आप लोगों को कैपेसिटर का टॉपिक स्टार्टिंग से पढ़ना है तो मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, पहले लेक्चर में हम लोगों ने कैपेसिटर की बेसिक सारी चीज़ें कवर कर ली। दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर कैसे करता है ना। कैसे कैपेसिटर में अगर हम लोग किसी डाइलेक्ट्रिक को फिल कर देते हैं तब कैपेसिटर पर क्या फ़र्क पड़ते हैं, कैसे उसकी एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ जाएगा, उसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाती है, डाइलेक्ट्रिक्स मटेरियल क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की। कैपेसिटर को अगर किसी सर्किट में लगाते हैं तो कैसे काम करता है, कैसे एक प्लेट से चार्ज निकल कर दूसरी प्लेट पर आता है, एक पर उतना ही पॉजिटिव दूसरे पर उतना ही निगेटिव चार्ज आता है ना। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने की। हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स भी उस पर कुछ सॉल्व किए। आज के लेक्चर का जो मेरा टॉपिक है वो है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। बेसिकली लेक्चर की थीम ये है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। आज हम लोग देखेंगे कि अगर 2 कैपेसिटर्स को हम लोगों ने 2 डिफरेंट कैपेसिटर्स हैं, एक को अलग चार्ज किया गया, कुछ अलग वोल्टेज अलग चार्ज तक, दूसरे को कुछ अलग चार्ज किया गया, दोनों को लाकर अगर हम लोग जोड़ रहे हैं तब क्या फ़र्क पड़ेगा। सोचिए, दोनों को अगर लाएंगे तो कुछ चार्जेस का फ्लो होगा एक से दूसरे में, है ना। तो कुछ पहले की एनर्जी कुछ बढ़ेगी या घटेगी, दूसरे की एनर्जी में भी कुछ चेंज आएगा, दोनों के चार्जेस में चेंज आएंगे, दूसरे के पोटेंशियल्स में चेंज आएंगे, है ना। तो ये चेंजेस कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि चार्ज का कितना फ्लो हुआ। फाइनल पोटेंशियल दोनों को हम लोग जोड़ दिए तो एक कॉमन पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। दोनों को अगर हम लोग किसी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को जोड़ते हैं तो तब तक चार्ज का फ्लो होता रहेगा जब तक दोनों का चार्ज सेम हो जाए, नहीं दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, है ना। तो वो कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा, कितना चार्ज फ्लो करेगा और एनर्जी का लॉस कितना होगा। सोचिए, पहले एक कैपेसिटर में कुछ एनर्जी स्टोर्ड थी, दूसरे में कुछ एनर्जी स्टोर्ड थी, एक वायर के थ्रू आप उनको जोड़ेंगे तो वायर के थ्रू होकर चार्ज फ्लो करेगा। अब चार्ज फ्लो करेगा तो H=I²R/T। आप लोगों ने क्लास 10th में फार्मूला पढ़ा है, I करंट, चार्ज R रजिस्टेंस, T टाइम। कुछ करंट फ्लो होगी वायर से, चार्ज का फ्लो मतलब करंट का फ्लो, तो करंट का फ्लो, रेजिस्टेंस, कुछ कभी भी हम लोग कोई भी वायर बिना रेजिस्टेंस लेस नहीं बना सकते, उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा ही, और कुछ ये टाइम T लगेगा, तो कुछ एनर्जी का लॉस होगा, है ना। तो हमेशा जब कैपेसिटर्स को ऐड करेंगे तो कुछ एनर्जी पूरे सिस्टम की कम पड़ जाएगी, तो कितनी कम पड़ जाएगी, है ना। और ये एनर्जी कौन कौन से फैक्टर्स पर निर्भर करती है, ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले, अब क्योंकि हर एक कंपटीशन को क्रैक करने के लिए में न्यूमेरिकल्स की ज़रूरत पड़ती है, तो हम लोग स्टार्टिंग एक न्यूमेरिकल से करेंगे। बहुत अच्छा और बहुत ही बेसिक से आपके डाउट्स क्लियर होंगे इस न्यूमेरिकल में। बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है ना। तो जो बच्चे सिर्फ 12th के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो चाहे तो वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ा लें, और जो जेई के लिए और नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए न्यूमेरिकल कंपलसरी है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर अपने टॉपिक पर आएंगे। देखिए, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन विजिबल हो रहा होगा, हो रहा है ना विजिबल, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। क्वेश्चन कह रहा है, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज़ द कैपेसिटेंसी C इफ द चार्जेस ऑन द प्लेट्स आर Q and -3Q, फाइंड द। 5 क्वेश्चन इसमें हमें दिए हुए हैं, आगे फाइंड करने हैं। ठीक है, कह रहा है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक, एक पर चार्ज Q है और एक पर चार्ज है हमारा -3Q। ओके, एक पर चार्ज Q है और एक पर -3Q। सोचिए, अभी तक आप लोगों ने पीछे देखा था कि कैपेसिटर जो बनता है इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं, पर वो कब होते हैं कि जब वो कैपेसिटर कहीं ना कहीं से आपस में कनेक्टेड हो। अगर हम कोई प्लेट्स लें, इसको किसी बैटरी से कनेक्टेड कर दें तो क्या इस पर जितना पॉजिटिव आएगा उस पर इतना निगेटिव आएगा, या फिर एक पर और दूसरे पर मैग्नीट्यूड इक्वल पर साइन का चार्ज अपोजिट होता है। पर इस पर देखिए, अपोजिट और चार्ज इक्वल ही नहीं है दोनों प्लेट्स। इसका क्या मतलब है कि ये दोनों प्लेट्स कहीं अलग सेपरेटली चार्ज की गई होंगी। एक इसको अलग कहीं चार्ज किया गया होगा, इस प्लेट को कहीं अलग किसी और बैटरी से लगा के चार्ज किया हो गया होगा। उसके बाद दोनों प्लेट्स को हम लोगों ने साथ में ले आए, इन साथ से मिलाकर एक कैपेसिटर बना दिया जिसकी कैपेसिटेंसी आपको दी गई है कितनी, C। इस टोटल सिस्टम की कैपेसिटेंसी आपको जो है वो दी गई है C। बात समझ में आई। अब पहला क्वेश्चन जो है हमारा, समझते चलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द चार्ज एट द इनर सरफेस ऑफ द प्लेट्स। हमें इनर सरफेसेस ऑफ द प्लेट्स पर चार्ज कैलकुलेट करना है। बात समझिए, ये ऐसे न्यूमेरिकल मैंने आपको कंडक्टर का टॉपिक पढ़ाया था कैपेसिटर से और पहले, उस पर सारी चीज़ें हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस करी। इनर सरफेस पर अगर मैं चार्ज कैलकुलेट करना है तो एक तरीका था, उसका मैंने आपको तरीका बताया था। क्या, अगर ये प्लेट यहाँ पर ना होती, सिर्फ ये प्लेट होती तो क्या होता, चार्ज जो है आधा आधा डिवाइड हो जाता,
है ना। मैं सिर्फ थ्योरी से नहीं, मैंने आपको न्यूमेरिकल भी करके दिखाया था कि हाफ हाफ ही डिवाइड होता है। अगर ये ना होती तो इसका भी हाफ हाफ डिवाइड हो जाता, 3q/2 इधर, 3q/2 इधर डिवाइड हो जाता है। पर अब ये दोनों पास है, मतलब इसका इन्फ्लुएंस कुछ इस पर है, इसका कुछ इन्फ्लुएंस इस पर है, तो क्या होगा, अंदर जो है चार्जेस ये इक्वल डिवाइड नहीं होंगे, कुछ अलग डिवाइड होंगे। तो समझिए इसका तरीका हमारा क्या था, एक कोई हम लोग बीच में पॉइंट पी लेते थे, चाहे इसके बीच में ले लीजिए चाहे इसके बीच में। अब क्योंकि ये कंडक्टिंग मटेरियल के बीच में है पॉइंट, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड नेट क्या होनी चाहिए, 0। तो वही हम लोग करेंगे, इस पॉइंट पर ई नेट हम लोग क्या कर देंगे, 0। ठीक, 0। हम लोगों ने माना क्यू का x पार्ट इधर आ गया और इधर कितना बचा, q माइनस x, इतना ही तो बचेगा इस पोर्शन। इधर हम लोग माना y पार्ट इधर आ गया, तो इधर कितना बचा, -3q माइनस y पार्ट। बात समझ में आ गई। अब इनकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड्स को जो है कैलकुलेट करना है। ठीक है, चाहे इसको ऐसे कर लीजिए, चाहे इस पर ऐसे समझ लीजिए। कुछ चार्ज इसका डिस्ट्रीब्यूट होकर इधर आ जाएगा, है ना, कुछ चार्ज इसका डिस्ट्रीब्यूट होकर इधर आ जाएगा। ठीक है, कोई भी आप y मान लीजिए चाहे ना मानिए, उससे फर्क नहीं पड़ता। समझिए, ठीक है, मान लिया हम लोगों ने y -3q माइनस y, इतना चार्ज। ठीक है, समझिए इस पॉइंट पर इसकी वजह से हम लोग इधर की सारी फील्ड्स को पॉजिटिव ले लेंगे और इधर की सारी फील्ड्स को निगेटिव ले लेंगे। ठीक है, और इनका सम जो है टोटल 0 होना चाहिए। तो इस पॉइंट पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, किसी एक प्लेट की वजह से, किसी एक शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, σ/2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो एक शीट सी बन रहा है, इसकी वजह से इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा क्या, सिग्मा का होता है Q/A, है ना, हो जाएगा हमारा x/2A एप्सिलॉन नॉट, किधर की ओर, इधर की ओर। अब ये इसकी वजह से किधर होगा, देखिए ये इधर की ओर लगाएगा, इसकी वजह से इधर की ओर, तो इसको क्या हम निगेटिव कर लें, इधर की ओर है, माइनस कितना, Q माइनस x/2A एप्सिलॉन नॉट। इज इट क्लियर, यस, ओके। अब इस प्लेट की वजह से हमें इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो समझिए क्या तरीका मैंने बताया था, चाहे आप इसकी और इसकी वजह से अलग अलग कैलकुलेट करिए इस पर, और चाहे एक साथ लिख लीजिए। कैसे, देखिए समझिए, मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को ये सारे न्यूमेरिकल डिटेल में करा रखे हैं। कैसे, अगर इस पर सोचिए 2q चार्ज है, फॉर एग्जांपल 2q है, इस पर x आएगा, इस पर आ जाएगा 2q माइनस x। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से x/2A एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से प्लस 2q माइनस x/2A एप्सिलॉन नॉट। बेस इक्वल है, ऊपर ऊपर कंपोनेंट जुड़ जाएंगे, ये क्या कट जाएगा, क्या आ जाएगा 2q/2A एप्सिलॉन नॉट। देख रहे हैं ऊपर का नेट चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब ही नहीं, फाइनल टोटल चार्ज ही ऊपर आया, है ना। तो टोटल की वजह से लिख लें, कितना आएगा, माइनस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इसकी वजह से इधर की ओर। तो ये भी हम लोग इधर की ओर क्या पॉजिटिव, 3q/2A एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, अब ये मत कर देना कि यहाँ पर आप -3q रख दें, कह देंगे कि ये -3q है इलेक्ट्रिक, क्योंकि इसमें जब डायरेक्शन का मल्टीप्लाई करा देंगे i प्लस i इधर के कंपोनेंट का, तो चाहे डायरेक्शन से लेकर आप चलेंगे तब ऐसा आ जाएगा, चाहे आप समझिए कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर पॉजिटिव और इधर की ओर निगेटिव, तब हम लोग माइनस साइन को छोड़ते चलेंगे, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे ना, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं ना। तो ये टोटल मैग्नीट्यूड हमारा कितना होना चाहिए, 0। इज इट क्लियर। कोई भी अगर आपको जरा सा भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, समझिए x माइनस क्यू प्लस x/2A एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, इसको भी कंसीडर कर लें, प्लस 3q इक्वल्स 0। ओके, क्या मैं इसे रफ कर दूं, ये नीचे का रफ कर देता हूँ ना, थोड़ा स्पेस चाहिए। समझिए ये इक्वल हो जाएगा 0, उधर मल्टीप्लाई करा देंगे, क्या आ जाएगा 2x प्लस 2q/0। x की वैल्यू क्या आ गई, -q, x की वैल्यू आ गई -q। तो ये हमारा आ गया चार्ज इस पर -q। अब समझिए टोटल चार्ज तो इस पर कंजर्व्ड रहेगा ना, चार्ज ना तो पैदा होगा ना तो डिस्ट्रॉय होगा। इधर आ गया अगर -q, तो इधर कितना होना पड़ेगा, इधर होना पड़ेगा 2q और प्लस -q, क्या हो जाएगा, q बचेगा सिर्फ, तो इधर हो गया प्लस 2q। और मैंने आप लोगों को बताया है पिछले टॉपिक्स में, अगर आपको कहीं पर कोई डाउट है तो प्लीज़ पिछले के लेक्चर्स मेरे जाके देखिए। अगर दो प्लेट्स फेस कर रही हैं, दोनों कनेक्टेड नहीं है, तो क्या होता है, एक दूसरे पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इंड्यूस हो जाता है। तो इस पर +2q, इस पर आ जाएगा अपने आप -2q।
क्यू की वैल्यू क्या हो, वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी -2q। अब सोचिए -3q ही चार्ज था, -2q इधर आ गया, तो इधर सिर्फ कितना बचा -q। रफ कर दें, बात समझ में आ गई, वैल्यू समझ में आ गई। तो हर एक प्लेट पर आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पता चल गया। ओके, पहला क्वेश्चन हमारा हो गया है यहाँ पर सॉल्व। दूसरा क्वेश्चन आगे पढ़िए। दूसरा क्वेश्चन आप देखिए आगे, इसमें दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। क्या कह रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। एक बात समझिए, इन दोनों के बीच में यहाँ पर क्या कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा? बताइए। नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? ई डॉट डी एल। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही आपका जीरो है तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, मतलब इसका और इस प्लेट का पोटेंशियल इक्वल होगा, होना भी चाहिए, क्योंकि ये कंडक्टर है, कंडक्टर के पूरे सरफेस पर पोटेंशियल इक्वल ही होता है, नहीं तो क्या होगा? चार्ज फ्लो होता रहेगा, हाई पोटेंशियल स्लो, कभी स्टेबल होगा ही नहीं सिस्टम, है ना। कई तरीकों से समझ सकते हैं। तो इनके बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, इनके बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस की हम लोग बात कर रहे हैं, चाहे आप यहाँ से यहाँ निकालिए, चाहे आप इस प्लेट से यहाँ तक निकालिए, चाहे यहाँ से यहाँ तक निकालिए, सारे क्या होंगे? इक्वल। क्योंकि यहाँ से जब यहाँ तक आप लोग निकालेंगे तो यहाँ तक जीरो, यहाँ तो कुछ होगा, यहाँ तक फिर जीरो, तो रिजल्टेंट जो होगा आपका रिजल्ट आएगा वो इन दो प्लेट्स के बीच में आएगा। तो क्या इन दो प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लें? ठीक है, हमें निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों को पता होता है ई इंटू डी। ठीक है, तो अगर हम ई पता चल जाए, इसके बीच में इस स्पेस में ई कितना है, उसमें डी से मल्टीप्लाई करा देंगे ये डिस्टेंस, तो हमें मिल जाएगा क्या? हमें मिल जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों प्लेट्स के बीच में। ठीक है, तो चलिए ई को कैलकुलेट करेंगे। ई कैलकुलेट करिए। ई हमारा होगा, इसके दो तरीके हैं, ध्यान से समझिएगा आप। एक तरीका आपके पास और था, समझिए, कैपेसिटर्स होते हैं, इस पर था -q और इस पर था +q, ऐसे कैपेसिटर्स पढ़े थे, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। इनका अगर कैपेसिटेंस हमारी c है तो आप लोग क्या करते थे? पोटेंशियल आप लोग बेसिक से एकदम याद करिए, v इक्वल टू होता था q/c। किसी एक प्लेट पर चार्ज ले लीजिए और अपान डिवाइडेड बाई कैपेसिटेंस। पर यहाँ पर आप लोग कैसे लगाएंगे ये चीज़? यहाँ पर आप कैसे लगाएंगे? दोनों प्लेट्स पर चार्जेस ही अलग अलग हैं। तो आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि यहाँ पर कैसे, कौन सा चार्ज लगा के हम लोग यहाँ पर रख दें, है ना। तो आपको मैं पहले जनरल मेथड बता रहा हूँ, फिर आपको शॉर्टकट बताऊंगा कि कौन सा चार्ज आप लोग यहाँ पर रखेंगे लाकर। ठीक, बात समझिए कैसे। ठीक, जनरल मेथड समझिए पहले। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से कितना? x/2a ε0 इधर की ओर, फिर इसकी वजह से इधर की ओर -q - x/2a ε0। ठीक, और इसकी वजह से टोटल इधर की ओर +3q/2a ε0। क्या आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा आपका x की जगह अच्छा आ गया हमारा -q ना, सॉरी -q, ये हो जाएगा -q और माइनस माइनस हो जाएगा +2q। साइन बदलिए, देखिए इसकी वजह से इधर की ओर, इसकी वजह से इधर की ओर, और इसकी वजह से हो गया हमारा q - x + 2q, इसकी वजह से हो गया हमारा इधर की ओर, और इसकी वजह से हो गया टोटल, सॉरी ये माइनस है, इसकी वजह से इधर की ओर, और ये +2q है, इसकी वजह से इधर की ओर, और ये -3q, इसकी वजह से इधर की ओर। ठीक है, ये हो गया हमारा 3 और ये हो गया 5, और 5 से हो गया 4q/2a ε0, है ना। ये हमारा आ गया ई, हम लोग निकाल रहे हैं ना ई। अब ई इसके बीच में निकाल रहे हैं, इसके बीच में नहीं, याद रखिएगा पिछला वाला ई 0 था इनके बीच में, अब हम लोग इनके बीच में कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना। इस वाले चार्ज की वजह से, देखिए इस वाले चार्ज की वजह से, नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर होगी, तो हम लोगों ने माइनस ले लिया, इधर की ओर माइनस, और इसकी वजह से इधर की ओर, और ये माइनस टोटल है, इसकी वजह से भी इधर की ओर, इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर, है ना। तो टोटल हमारा आ गया ये 2 ये क्या कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा यहाँ पर 2q/a ε0। तो क्या इसको हम लोग क्या लिख लें? E = होता है v/d। बात समझ में आई? तो v हमारा क्या आ गया 2q/a ε0, d का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या d को हम लोग नीचे लिख लें, ऐसे लिख लें? क्या आपको ये कुछ दिख रहा है? कैपेसिटेंस, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस क्या होती है? a ε0/d। तो हमारा आ गया 2q/c। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना आ गया आपको। तो चाहे जनरल मेथड पे आपको जाने की जरूरत नहीं है। अब शॉर्ट मेथड समझिए, ये वाला मेथड क्या करेंगे, इसमें जो पोटेंशियल
इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस इन दो प्लेट्स के बीच में है, इन्हीं दो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इनमें देखिए इन दो प्लेट्स के बीच में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है? कुछ नहीं है, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। कौन से प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है? इन दो प्लेट्स के बीच में। क्या यही दो प्लेट्स कैपेसिटर को बनाने में कंट्रीब्यूट कर रही? इन्हीं दो प्लेट्स की वजह से कैपेसिटेंस है इसकी। हाँ, तो इन्हीं दो प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल निकालिए। देखिए दोनों में इक्वल एंड अपोजिट ही है, 2q माइनस 2q। तो कौन सा चार्ज लेंगे? कोई भी चार्ज ले लीजिए, 2q/c। समझ में आया? अब दोनों को निकालना आया। तो अगर दोनों पर अगर हमारा चार्ज अपोजिट ना हो, इक्वल एंड अपोजिट ना, तो क्या करेंगे? अंदर की प्लेट्स पर निकाल लीजिए कितना चार्ज है, और दूसरे पर उतना ही अपोजिट होगा, तो डायरेक्ट उतना ही फार्मूला लगा दीजिए। शॉर्ट मेथड। अब कंपटीशन में आपको थोड़ी स्मार्टनेस चाहिए ना, तो स्मार्टनेस कहाँ से आएगी? आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करिए, और धीरे धीरे आपको ऑटोमेटिक सारी चीज़ें करनी पता चलने लगेंगी ना, प्रैक्टिस हो जाएगी। थर्ड न्यूमेरिकल देखिए, कह रहा है कि अगर इन दोनों प्लेट्स को हम लोग जोड़ दें तो चार्ज का फ्लो क्या होगा? बहुत क्वेश्चन, ये एकदम बेकार सा क्वेश्चन है। सोचिए, इधर कितना था? -q, इधर था 2q, इधर -2q, इधर -q। अगर जोड़ दें तो क्या ये दोनों चार्ज देखिए इक्वल एंड अपोजिट हैं बाहर की प्लेट्स पर? क्या ये पास में आना चाहेंगे? कभी कभी नहीं, रिपल्सन करेंगे। अंदर के चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट हैं, बाहर के चार्जेस अपोजिट, दोनों चार्ज सेम हैं, इक्वल है पर अपोजिट नहीं है, तो ये हमेशा रिपल्शन करना चाहेंगे, पास में नहीं आना चाहेंगे। अंदर वाले चार्जेस को देखिए जरा, अंदर वाले चार्जेस के साथ क्या है केस? दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, ये अट्रैक्शन है इनमें। अगर इनको रूट दे दिया जाए, कोई रास्ता दे दिया जाए, तो आपस में आके न्यूट्रलाइज कर देंगे। रास्ता दे दिया तो सिर्फ अंदर के चार्जेस आकर न्यूट्रलाइज कर देंगे एक दूसरे को। बात समझ में आ गई? तो चार्जेस का फ्लो कितना होगा? 2q, 4q मत लिख देना। इधर एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन से तो सर्किट में फ्लो करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स निकल कर इधर आके इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो टोटल अंदर चार्ज क्या हो जाएगा? 0। बात समझ में आ गई? चलिए, पहला तो चार्ज फ्लो जो है वो होगा आपका 2q। तीसरा क्वेश्चन, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनर्जी लॉस्ट बाय द कैपेसिटर। कह रहे हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इसमें एनर्जी का लॉस क्या हुआ? हम लोगों ने जोड़ दिया तो एनर्जी का लॉस क्या होगा? समझिए, पहले टोटल एनर्जी निकालिए, U1, UI लिख लीजिए, इनिशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? सोचिए, इस कैपेसिटर की वजह से निकालिए सिर्फ एनर्जी। अच्छा, इसकी वजह से हम लोग नहीं निकाल रहे हैं, -q की वजह से। इसकी वजह से कुछ एनर्जी तो होगी ही, पक्का कुछ एनर्जी होगी, है ना? कुछ ना कुछ एनर्जी तो होगी ही, कैपेसिटर में चार्ज है तो एनर्जी है, हम लोगों ने मान लिया। अब सोचिए, पहले भी ये अनइफेक्टेड थे, -q थे, और जोड़ने के बाद भी ये -q होंगी, तो इनकी वजह से जो एनर्जी है, क्या उसमें कोई चेंज आया? नहीं आया। जितनी पहले उतनी बाद में, तो एनर्जी का जो लॉस है इनमें वो 0 होगा, कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा। इनमें एनर्जी तो उतनी ही बनी रहेगी, पर अंदर वाले पोर्शन में चेंज आ रहा है। पहले इस कैपेसिटर में कुछ चार्ज था, बाद को कैपेसिटर में चार्ज ही नहीं रह गया। तो क्या देखिए, U1 = हमारा होगा 1/2q²/c। ये फार्मूला लगा लें, ये फार्मूला लगा लेते हैं। क्या हो जाएगा? q क्या लेंगे? कैपेसिटर का 2q, मतलब हो जाएगा 4q²/2c। क्या हो जाएगा? 2q²/c। ये UI है ना? तो U टोटल इनिशियल क्या होगा? 2q²/c प्लस U एक्सटर्नल। U एक्सटर्नल क्या? इन दोनों चार्ज की वजह से भी कुछ एनर्जी होगी, तो उसको हम लोगों ने जोड़ दिया, U एक्सटर्नल। ये कैपेसिटर की एनर्जी है आपका, ये अंदर का जो कैपेसिटर बन रहा है, और ये कुछ एक्सटर्नल। और UF क्या होगा? 0 प्लस U एक्सटर्नल। 0 क्या? इन दोनों पर सोचिए, अंदर चार्ज कितना हो गया? 0, तो Q की जगह क्या आ जाएगा? 0, और U एक्सटर्नल, इन दोनों की वजह, बाहर वाले की वजह से अभी भी इलेक्ट्रिक एनर्जी उतनी ही जो रही होगी। तो क्या डेल्टा U, लॉस इन एनर्जी, क्या होगा? UF - UI क्या होगा? U एक्सटर्नल माइनस 2q²/c माइनस U एक्सटर्नल। ये दोनों कैंसिल हो गए, तो क्या आ गया? डेल्टा U आपका जो आ गया मैग्नीट्यूड आ गया 2²/c। बात समझ में आ गई? तो इतनी एनर्जी का आपका जो है लॉस हो जाएगा जोड़ने में। बात समझ में आ गई आपको? तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि कैसे हम लोगों का इन दो में बाहर वाली एनर्जी और अंदर वाली एनर्जी, ठीक समझिए क्लियरली। तो आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल ठीक से क्लियरली समझ में आया होगा। चौथा पॉइंट देखिए आपका
सॉरी लास्ट पॉइंट, पांचवा पॉइंट, चार्ज फ्लो इफ एनी प्लेट इज अर्थेड। कह रहा है कोई भी प्लेट को अगर हम लोग अर्थिंग कर दें, इधर का कोई भी प्लेट अर्थिंग कर दें, तब चार्ज का क्या फ्लो होगा। ये मैं न्यूमेरिकल आप पर छोड़ रहा हूँ, ये न्यूमेरिकल आपको करना है और आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। ओके, अब आते हैं अपने हम लोग टॉपिक पर। चलिए हेडिंग डालिए, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज समझिए, कोई हमारा कैपेसिटर है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि हमने गोल कैपेसिटर से क्यों बना रखे हैं, बुक्स में भी गोल है ना। तो ये है कि जब लोग कोई डेरिवेशन कर रहे होते हैं तो एक सिंपल केस लेके चलते हैं जिससे आसानी से डेरिवेशन हम लोग कर सकें ना। उसके बाद क्या होता है, वो रिजल्ट्स जो आते हैं वो हर एक जगह पर अप्लाई हो जाते हैं ना, रिजल्ट हमारे जनरल होते हैं। तो आप चाहे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लगा के डेरिवेशन करिए तो वो सर्कल पर भी, स्फेरिकल पर भी अप्लाई होंगे, स्फेरिकल करिए वो हर एक कैपेसिटर पर भी अप्लाई होंगे, है ना। तो हम लोग सिंपल केस लेके चलते हैं। हम लोगों ने इसकी रेडियस मान ली R1, इसकी रेडियस मान ली R2, ठीक है। हम लोगों ने कह दिया इसका स्टार्टिंग में कोई चार्ज, कोई पोटेंशियल था V1, इसकी कोई कैपेसिटेंस है C1 और इसका जो हमारा एनर्जी है U1, इसी के साथ इसका V2, C2, U2 दोनों को चार्ज किया गया, है ना। कुछ चार्ज इसको दिया गया होगा, कुछ चार्ज इसको दिया हो गया, फिर हम दोनों को ला के कनेक्ट कर दिए। तो मैंने आपको क्या बताया, तब तक इनमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता रहेगा, चार्ज निकल के एक दूसरे में जाता रहेगा जब तक चार्ज इक्वल ना हो जाए, गलत, जब तक पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। तो फाइनल जो पोटेंशियल है इनका, फाइनल पोटेंशियल हम लोगों ने मान लिया V। कैपेसिटेंस तो खैर उतनी ही रहेगी, कैपेसिटेंस तो किसी पर निर्भर नहीं करती, पोटेंशियल चार्ज उस पर निर्भर नहीं करती। एनर्जी हो गई U2, इस पर क्या हो गया, अच्छा ये कॉमा है, इसका भी पोटेंशियल हो गया V C2 और ये हो गया, अच्छा सोचिए V U2 डैश, है ना, और ये हो गया हमारा U1 डैश, ये मैंने क्या लिख दिया C1, ये हो गया हमारा U1 डैश और ये हो गया हमारा C2 U2 डैश, ठीक है। समझिए, कोई अगर हमारा कैपेसिटर है, चाहे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लीजिए चाहे स्फेरिकल, अगर इस पर कोई चार्ज है तो इसकी पोटेंशियल क्या लिखते हैं, V = Q/C, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। तो अब इसी तरह से इसका भी हम लोगों का टोटल, अगर हमें अब इन दोनों का कॉमन पोटेंशियल निकालना है, दोनों मिलकर भी तो एक कैपेसिटर ही बनाएंगे। अब चार्ज देते जाएंगे आप यहाँ तक, चार्ज इधर भी डिस्ट्रीब्यूट है तो कैपेसिटी बढ़ गई इसकी। अब टोटल पोटेंशियल इसका क्या हो जाएगा, वही फार्मूला कि Q/C। Q क्या होता था, टोटल चार्ज। अब टोटल चार्ज दोनों पर कैलकुलेट करेंगे क्योंकि दोनों को आप लोगों ने जोड़ दिया। टोटल चार्ज कितना, इस पर चार्ज देखिए स्टार्टिंग में चार्ज कितना रहा होगा, Q1 = C1 V1, इस पर Q2 = क्या, C2 V2। तो V हो जाएगा हमारा Q1 + Q2/C1 + C2, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। टोटल कैपेसिटेंस भी जुड़ गई। Q1 को लिख सकते हैं C1 V1 + C2 V2 अपॉन C1 + C2। ये बड़ा एक फेमस सा फार्मूला है, ये हमारा फार्मूला है कॉमन पोटेंशियल का। अब आपको अगर आप सिर्फ न्यूमेरिकल उस पर सिर्फ आप लोग रट्टा पे निर्भर हैं तो आप कभी भी कंपटीशन क्रैक नहीं कर सकते। आपको Q1 Q2 आपको वो Q1 Q2 नहीं दिया है तो C1 C2 के फॉर्मेट में आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे हम लोग एक चीज़ से दूसरी चीज़ पर जाएं, है ना। सिर्फ फार्मूले रटने से काम नहीं चलेगा। तो आपको कॉमन पोटेंशियल का फार्मूला पता चल गया। अब हमें क्या निकालना है, अच्छा एक बात और समझिए, हम लोगों ने जब जोड़ दिया इनको, दूसरी चीज़, पहली चीज़ ये पूछेंगे आपसे कि कॉमन पोटेंशियल दोनों का क्या है। दूसरी चीज़ पूछेंगे आपसे कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। पहले पूछेंगे कि फाइनल चार्जेस दोनों पर क्या है और चार्ज कितना फ्लो हुआ। समझिए, इस पर Q1 डैश फाइनल चार्ज और इस पर हम लोगों ने मान लिया Q2 डैश, अच्छा Q क्या होता है, C × V, C1, और अब V क्या होगा, कॉमन पोटेंशियल रखेंगे इस पर C2 × V, कॉमन पोटेंशियल। पहले देखिए C2 V2 था, अब C2 V हो गया, ठीक है। अब कहेंगे आपसे कि अच्छा एक चीज़ और, अब इस पर एक और फार्मूला निकल के आ सकता है, Q1 डैश +
Q2 डैश अपान C1 प्लस C2, क्योंकि भैया चार्ज तो कंजर्व रहता है, जितना Q1 प्लस Q2 था उतना ही हो जाएगा Q1 डैश प्लस Q2 डैश। ये सारी चीज़ें आपको छोटी छोटी याद रखनी है, हर चीज़ तो नहीं बताई जा सकती ना वीडियो में कि हम हर एक छोटी छोटी, कुछ आप दिमाग भी लगाइए। चार्ज ना तो पैदा होता है, पहले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, ना तो डिस्ट्रॉय होता है, ना तो चार्ज को पैदा किया जा सकता है, ठीक है। तो जितना चार्ज पहले था उतना ही चार्ज बाद में होगा, ऐसे समझिए। 2 + 5, इस पर मान लो 2 रहा होगा, इस पर 5 रहा होगा, बाद में कितना हो जाएगा 3 + 4 हो गया। देखिए चार्ज अलग अलग हो गया पर सम क्या है दोनों का, इक्वल। 5 2 7, 4 3 7। बात समझ में आ गई? ऐसे अब समझिए दूसरा आपसे कह देंगे कि चार्जेस में चेंजेस क्या, कितना फ्लो चार्ज हुआ। इस पर चार्ज कितना था, डेल्टा Q, पहले चार्ज था Q2 माइनस, बाद को कितना हो गया Q2 डैश। Q2 क्या था, C2 V2 माइनस क्या हो गया C2V, ये क्या हो गया C2 V2 माइनस V। ये हो गया हमारा चार्ज का फ्लो। हम लोगों ने देखिए इस पर से चार्ज का फ्लो निकाल लिया। पहले कितना था C2 V2 माइनस, बाद में कितना हो गया C2V ये। अच्छा इस पर भी निकालेंगे तो फार्मूला ये देखिए कैसे आएगा, इस पर डेल्टा Q, इस पर निकालिए। पहले चार्ज कितना था C1 V1 माइनस C1 V, क्या आ गया C1 V1 माइनस V। देखिए चार्ज चाहे इससे निकालिए, C2 है यहाँ पर और यहाँ पर है C1, V2 माइनस V, V1 माइनस V, दोनों का जो आप लोग निकालेंगे फाइनल किसी न्यूमेरिकल में, अभी मैं जस्ट आपको न्यूमेरिकल एक कराता हूँ ताकि ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो आपका चार्जेस का क्या मैग्नीट्यूड इक्वल आएगा तो साइन अपोजिट आएगा, है ना। क्यों समझिए, इधर निगेटिव चार्ज अगर मान लिया इधर से निगेटिव चार्ज निकल कर इधर आया, है ना, तो इधर से क्या फ्लो हुआ निगेटिव चार्ज। अब इधर से आप देखेंगे क्या फ्लो हुआ, तो इधर से आपका जस्ट अपोजिट, इस पर निगेटिव चार्ज बढ़ गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, निगेटिव से निकल कर इधर आ गया, तो ये पॉजिटिव होता जा रहा है, ये निगेटिव होता जा रहा है, समझ रहे हैं। तो दोनों पर फ्लो का मैग्नीट्यूड इक्वल आएगा पर चार्ज का साइन आपका अपोजिट आएगा, ठीक है। तो चाहे आप लोग इस फार्मूले से निकालिए, चाहे आप लोग इस फार्मूले से निकालिए, इसको आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं। समझिए C1 और ये आप लिख लीजिए डेल्टा V, चेंज इन पोटेंशियल, इसको लिख सकते हैं C2 इंटू चेंज इन पोटेंशियल, ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल ऑफ सेकेंड कैपेसिटर, चेंज इन पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर। बात समझ में आ गई। तो आपको ये दूसरी चीज़ पूछ सकते हैं। तीसरी चीज़ जो आपसे पूछेंगे वो कहेंगे, ये बड़ा एक लंबा सा फॉर्मूला एक आता है, समझिए, कहेंगे एनर्जी लॉस, लॉस इन एनर्जी ऑफ कैपेसिटर ऑफ द सिस्टम। कुछ ना कुछ एनर्जी तो लॉस होगी, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। तो एनर्जी लॉस जो है तो डेल्टा U, पहले टोटल सिस्टम की एनर्जी क्या थी 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर। ये टोटल सिस्टम की पहली सिस्टम की एनर्जी है माइनस फाइनल सिस्टम की एनर्जी। फाइनल क्या है 1/2, अब कैपेसिटेंस क्या हो गई C1 प्लस C2 और पोटेंशियल दोनों का क्या है V का स्क्वायर। सेम फार्मूला लगाया ना 1/2 CV स्क्वायर। C क्या है C1 प्लस C2, V क्या है कॉमन पोटेंशियल। अब V की वैल्यू रखेंगे आप क्या, ये C1 V1 C2 V2 C1 प्लस C2 स्क्वायर करेंगे। क्लास 8th की मैथमेटिक्स लगाएंगे, अलजेब्रा सिंपल। अब मैं आप अलजेब्रा तो यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ नहीं, क्योंकि हम लोग मेरा फोकस ज़्यादातर आपके कंपटीशन पर है ना। तो हम लोग इसको जो सॉल्व करेंगे वो आपका फार्मूला आता है C1 C2 अपान 2 C1 प्लस C2 इन ब्रैकेट V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये आपका आता है डेल्टा U, लॉस इन एनर्जी। बात समझिए, एनर्जी लॉस क्या जीरो आया, नहीं आया, ये फॉर्मूला आया। सोचिए एनर्जी लॉस जीरो नहीं है, इसका मतलब एनर्जी लॉस आपका होगा ही होगा। अगर जोड़ेंगे कौन सी कंडीशन में एनर्जी को लॉस नहीं हो, सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है जब एनर्जी को लॉस नहीं होगा। कब, जब V1 V2 इक्वल हो जाएं। देखिए दोनों इक्वल हो जाएं तो ये हो गया जीरो, जीरो का मल्टीप्लाई जीरो, तो डेल्टा V जीरो। कब दो पोटेंशियल कैपेसिटर से आप लोग जोड़ रहे हैं, अगर उनका दोनों का पोटेंशियल इक्वल है, तो मैंने क्या बताया, चार्ज हमेशा हाई से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो होता है। पर दोनों का पोटेंशियल इक्वल है तो क्या चार्ज फ्लो होगा, नहीं, कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा। तो कोई चार्ज फ्लो नहीं, इस पर कोई करंट नहीं, करंट नहीं तो मतलब हीट कोई जनरेट नहीं, हीट जनरेट नहीं मतलब एनर्जी का कोई भी लॉस नहीं है। बात समझ में आ गई आपको,
ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने करी। अब हम लोग देखेंगे कि रियल लाइफ में आपके जो एग्जाम्पल्स वो न्यूमेरिकल्स बना के देगा, वो कैसे न्यूमेरिकल्स देगा। चलिए समझिए। आप लोग पहले कोशिश करिएगा, वीडियो को पॉज करिएगा, न्यूमेरिकल को पहले खुद सोचिएगा, फिर देखिए आप लोग क्यों नहीं न्यूमेरिकल सॉल्व करें, क्या दिक्कतें आ रही हैं आपके साथ, है ना। फिर आप वीडियो को देखिए कि क्या आपको दिक्कतें आई, क्या आपने मिस्टेक्स कर रखी, कहाँ पर आपकी अंडरस्टैंडिंग सही नहीं है। देखिए स्क्रीन पर आपको न्यूमेरिकल विजिबल हो रहा होगा, है ना। पढ़िए क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, टू कैपेसिटर C1 एंड C2 आर चार्ज सेपरेटली। देखिए इस न्यूमेरिकल में एक फिगर भी बना के दिया हुआ है ना, पर आपको फिगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं फिगर आपको बना दूंगा, कुछ डाटा उन्होंने फिगर में दे रखा है, ठीक है। पढ़िए, टू कैपेसिटर C1 एंड C2 आर चार्ज सेपरेटली टू अ पोटेंशियल 20 वोल्ट एंड 10 वोल्ट। है ना, दो कैपेसिटर्स हैं, 20 वोल्ट तक इसको चार्ज किया गया, 10 वोल्ट तक इसको चार्ज किया गया, ठीक है। 20 volt and 10 volt separate is respectively. The terminal of capacitance C1 and C2 are marked as AB and CD. इसको मार्क किया गया AB एंड इसको मार्क किया गया CD। और फिगर जो आपको बना है उसमें दिया हुआ कि ये प्लेट पॉजिटिव, ये प्लेट पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ठीक है। दोनों की कैपेसिटेंस दी हुई हैं, इसकी दी हुई है 2 माइक्रोफैरड, इसकी दी हुई है 3 माइक्रोफैरड, ओके। अब कह रहे हैं कि अगर हम इन दोनों प्लेट्स को जोड़ दें, इन दोनों प्लेट्स को हम लोग जोड़ दें और ये प्लेट को हम लोग जोड़ दें, तो सोचिए कुछ डिस्ट्रीब्यूशन होगा। दोनों जब तक कैपेसिटर्स का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाएगा, क्या तब तक चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन चलता रहेगा? बिल्कुल चलता रहेगा। तो हमसे पहला क्वेश्चन जो हम लोगों से पूछा गया है वो है, फाइंड द फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। अभी इनके बीच में 20 वोल्ट है, इसके बीच में 10 वोल्ट है। कह रहे जोड़ने के बाद जो एक इस्टेब्लिशमेंट होगा आपका, उसमें फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच का क्या होगा। ये तो हमको पता है कि इक्वल होना चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच का, तो हमें निकालना है क्या होगा। समझिए, पहले इस पर चार्ज निकालिए। Q1 कितना है, C1 V1, C1 कितना है 2 माइक्रोफैरड मल्टीप्लाइड बाई 20 वोल्ट, कितना आ जाएगा 40 माइक्रोकूलाम। Q1 40 माइक्रोकूलाम आ गया। Q2 निकालिए, इस पर चार्ज कितना C इंटू वी 3 माइक्रोफैरड मल्टीप्लाइड बाई 10 वोल्ट, कितना आ गया 30 माइक्रोफैरड। Q2 आपको मिल गया 30 माइक्रोफैरड। अब हम लोगों ने क्यों निकाला आखिर, ये हमें निकालना है क्योंकि हम फाइनल पोटेंशियल फाइंड आउट कर ले जाएं। फाइनल पोटेंशियल हमारा क्या होता है, Q1 प्लस Q2 अपान C1 प्लस C2। रखें, चलिए रखते हैं। Q1 क्या आ गया हमारा 40 माइक्रोकूलाम प्लस 30 माइक्रोकूलाम अपान C1 प्लस C2 3 प्लस 2 माइक्रो फैरड, ठीक है। क्या आ गया आपका, ये ऊपर आ गया 70 माइक्रोकूलाम अपान 5 माइक्रोफैरड। माइक्रो कट गया, मतलब 10 टू द पावर माइनस 6, 10 टू द पावर माइनस 6 नीचे कट गया। क्या आएगा ये 5 से, अगर 70 को 5 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 5 आएगा 5, ये आ गया 40 वोल्ट। क्या आ गया डिफरेंस 40 वोल्ट। V जो आ गया हमारा आपका आ गया वो 14 वोल्ट। मतलब अब जो कॉमन पोटेंशियल होगा दोनों के बीच में, दोनों कैपेसिटर्स के बीच में, वो क्या हो जाएगा हमारा 14 वोल्ट। बात समझ में आ गई आपको। कैसे निकाला हम लोगों ने, पहले हम वही पिछला जब लोगों ने डेरिवेशन किया अपना, सेम वही चीज़ Q1 Q2 अपान C1 प्लस C2, ये हम लोगों ने निकाला तो हमारा 14 वोल्ट आ गया। तो आप लोगों को समझ में आया कैसे हम लोग अप्रोच करेंगे। पहले हमें चार्ज पता होना चाहिए, फिर हम लोग फार्मूला लगाएंगे अपना, फिर हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेट। अच्छा एक चीज़ और लगा सकते थे आप, चार्ज अगर ना कैलकुलेट करते तो आप क्या लगा देते C1 प्लस, अच्छा ये फार्मूला लिखते C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2, पर हम लोगों ने C1 V1 को मल्टीप्लाई कर Q1 निकाल लिया, Q1 Q2 के टर्म में रख दिया। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सेम हमारा 14 वोल्ट हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन समझिए। दूसरा क्वेश्चन ये दे रखे हैं, फाइंड द फाइनल चार्ज इन बोथ कैपेसिटर्स। फाइनल चार्ज इन बोथ कैपेसिटर्स, चलिए अटेम्प्ट करिए। फाइनल चार्ज इन बोथ कैपेसिटर्स अटेम्प्ट करना स्टार्ट करिए आप लोग। फाइनल चार्ज Q1 फाइनल क्या, अरे
सिंपल फार्मूला क्या है, Q क्या होता है, C इंटू वी। C1 का निकालना, C1 अब V क्या, अब कॉमन पोटेंशियल रखेंगे तो C1 क्या है 2 माइक्रोफैरड मल्टीप्लाइड बाई ये V क्या है 14, 14 दूना 28, 28 माइक्रो कूलम। और Q2 फाइनल निकालना है हमें क्या, C2 इंटू वी कॉमन। C2 क्या है हमारा, C2 है हमारा 3 माइक्रोफैरड मल्टीप्लाइड बाई V क्या है, पोटेंशियल हमारा है 14 या 42 माइक्रो कूलम। तो आपको क्या इनिशियल और फाइनल वो दोनों पर चार्जेस पता चल गए। तो Q2 दूसरे पर हमारा 42 माइक्रो कूलम का चार्ज होगा और पहले पर चार्ज होगा हमारा कितना 28 माइक्रो कूलम। तो तभी इन दोनों प्लेट्स के बीच में वो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा सेम होगा। बात समझ में आई। अगर अच्छा इनकी कैपेसिटेंस बराबर होती दोनों की तो दोनों पर बराबर पोटेंशियल डिफरेंस लाने के लिए बराबर बराबर चार्ज लाना पड़ता, पर इसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा है तो इसको चार्ज भी ज़्यादा चाहिए इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही डेवलप करने के लिए। बात समझ में आई। तो देखिए इस पर चार्ज थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए और इस पर थोड़ा सा कम, तो पोटेंशियल हमारा डिफरेंस दोनों का हो जाएगा बराबर। तो ये आपको हमारे फाइनल चार्जेस पता चल गए। तीसरा क्वेश्चन आप देखिए क्या है, हाउ मच हीट इज प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट, हाउ मच हीट इज प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट। बढ़िया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। हाउ मच हीट इज प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट। चलिए क्वेश्चन दूसरा सॉल्व करते हैं। हीट प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट, ठीक है। कई तरीके हैं, आप सिंपल पहले एक बात समझिए, जरूरी नहीं कि जो तरीका मैं लगा रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन के 2-3 तरीके होते हैं। आपके दिमाग में जो तरीका है, आपको जो जल्दी से समझ में आए, जो आपको आसान लगे, वो आप तरीका अप्लाई करिए। हीट जनरेटेड, मैं तो एक ही तरीका लगाऊंगा अपना। हीट जनरेटेड में हम लोग क्या करेंगे, U2 इनिशियल माइनस फाइनल, टोटल इनिशियल एनर्जी माइनस टोटल फाइनल एनर्जी। कैसे, 1/2 C CV स्क्वायर, C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर माइनस 1/2 C1। अच्छा, फार्मूला आप लोग डायरेक्ट अपना लगा लीजिए, डायरेक्ट फार्मूला आपको पता है, डेल्टा U इक्वल टू C1 C2 C1 प्लस C2 और V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। अब फाइनल पोटेंशियल आपको क्या पोटेंशियल डिफरेंस क्या था आपका फार्मूले में, लास्ट में एक टर्म आता था डेल्टा V स्क्वायर ना, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप लोग चाहे वो फार्मूला अप्लाई कर लीजिए, चाहे आप लोग दूसरे तरीके अप्लाई कर सकते हैं। सोचिए दूसरा तरीका कोई आप सोचिए, हम लोग दूसरे तरीके से इसको यूज़ करेंगे। दूसरा तरीका सोचिए आप लोग, दूसरा तरीका आप क्या लगा सकते हैं। दूसरा तरीका सोचिए, कई तरीके हैं लेकिन हम लोग लगाएंगे C1 C2 अपान से। पहले दूसरे तरीके हम लोग जो है दूसरे न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करेंगे। अभी हम लोग जो डेरिवेशन किया है वो डेरिवेशन ही पहले समझ लेते हैं ठीक से। अपान 2 ये हो गया हमारा डेल्टा V का होल स्क्वायर, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। और इसको आप ऐसे तरीके से लगा सकते हैं 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर माइनस 1/2 C1 प्लस C2 V स्क्वायर। यहाँ पर ये क्या है V, यहाँ पर V क्या है, यहाँ पर V है कॉमन पोटेंशियल और इस फार्मूले में V क्या है, पोटेंशियल का डिफरेंस है ना। तो हम लोग क्या ये वाला फार्मूला लगा लें, दूसरा वाला 1/2 C1 क्या रखेंगे आप लोग 2 माइक्रोफैरड V1 20 का स्क्वायर प्लस 1/2 C2 क्या है 3 माइक्रोफैरड मल्टीप्लाइड बाई V2 क्या है 10 का स्क्वायर माइनस 1/2 मल्टीप्लाइड 3 प्लस 2 माइक्रोफैरड मल्टीप्लाइड बाई कॉमन पोटेंशियल क्या है 14 का स्क्वायर। अब आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, आपका जो आंसर आएगा वो आंसर आपका आएगा आपका आंसर है, आप लोग इसको सॉल्व करके आंसर मैच कर लीजिएगा, आपका आएगा 60 माइक्रो जूल। ये आपका आएगा एनर्जी में लॉस, ठीक है। मैं आपको अगले टर्न पे जब कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा मैं आपको डिफरेंट और भी कुछ तरीके दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग और जल्दी से एनर्जी को अपना लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो आई होप कि आपको ये सारे न्यूमेरिकल समझ में आए, आपको सारा टॉपिक क्लियर है। अगर कोई भी डाउट है आपको तो आप मुझे नीचे मेल कर सकते हैं, मैंने अपना मेल दे रखा है, मैंने अपना ऑफिशियल इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, मुझे वहाँ पर जाके फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और हाँ,
नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं एक PDF प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें आपको 40 न्यूमेरिकल्स होंगे, टोटली सॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स, 40 टोटली सॉल्व्ड न्यूमेरिकल का PDF में डाल दूंगा, तो आप जाके उस पर बहुत सारा प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू।